नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। सयाजी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रोबोट करेंगे स्वास्थ्य कर्मियों की मदद। L&T कंपनी ने मेक इन इंडिया के तहत बनाए रोबोट। रक्षाबंधन पे इस साल 12,000 राखियां पहुंचेंगी भारत की सरहद पर। दुनिया के 12 देशों से जवानों के लिए भारतीय बहनों ने भेजा स्नेह संदेश। इस अमावस्या कुबेर भंडारी मंदिर के दर्शन सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कर पाएंगे श्रद्धालु। कोरोना संक्रमण बचाव के निर्देशों का जायजा लेते डभोई के विधायक शैलेश मेहता। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों में बात करें मध्य गुजरात की सबसे बड़ी हॉस्पिटल की, तो सयाजी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड समेत कोविड केयर सेंटर में अब रोबोट के जरिए कोरोना का इलाज होगा। मेक इन इंडिया के तहत L&T कंपनी ने ये रोबोट तैयार किए हैं। बड़ौदा की सयाजी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में अब रोबोट स्वास्थ्य कर्मी इस तरह से नजर आएंगे। CSR एक्टिविटी के तहत L&T कंपनी की ओर से ऐसे रोबोट तैयार किए गए हैं जो थर्मल स्क्रीनिंग समेत मास्क डिटेक्शन तकनीक से लैस हैं। वहीं इसमें प्रोग्रामिंग के जरिए कोविड मरीजों को समय पे दवाई देने की भी व्यवस्था रखी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य कर्मियों की कोविड वायरस से सुरक्षा में ये रोबोट मदद रूप साबित होंगे। साथ ही में कोविड के मरीजों तक खाना पहुंचाने समेत की प्रक्रिया रोबोट के जरिए की जा सकती है। मेक इन इंडिया के तहत अब मध्य गुजरात की सबसे बड़ी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड समेत कोविड केयर वार्ड में इन रोबोट के जरिए मरीजों का इलाज किया जाएगा। ये रोबोट आइसोलेशन वार्ड के अंदर मरीजों को दवाई पहुंचाने का काम करता है। मेडिसिन हो सकते हैं, फूड हो सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड उनका मटेरियल है वो उनको पहुंचाने का काम करता है। ये रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह किसी भी इन्वायरमेंट का एक मैप तैयार करता है जैसे इंसान करता है और उसके अकॉर्डिंग हर लोकेशंस को फॉलो करता है। तो इसको वहाँ पर ऑपरेट करने के लिए किसी भी टाइप के स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये फुली ऑटोनोमस होंगे। मरीजों को दवाई पहुँचाने का काम ये ऑटोमेटिकली खुद करेंगे। बस इनको टाइमिंग सेट करना है, कितने बजे कौन सी पेशेंट को कौन सा रिक्वायरमेंट मटेरियल पहुँचाना है, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग रोबोट ऑटोमेटिकली उनको जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो उनको पहुँचाएंगे। इसके अलावा एक रोबोट है जो कि थर्मल स्क्रीनिंग और एक काइंड ऑफ कोविड स्क्रीनिंग रोबोट है। ये सभी टाइप की स्क्रीनिंग करता है कि पर्सन्स ने मास्क पहना है नहीं पहना है, उनका टेम्परेचर कितना है, वो ऑथराइज पर्सन है या नहीं है, उनको फेशियल रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और अकॉर्डिंगली उन्हें एक्सेस भी देता है। एक्चुअली ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फ्रिक्वेंट मूवमेंट होता है कोरोना वार्ड के अंदर बार बार सामान पहुंचाने के लिए, वो फ्रिक्वेंट मूवमेंट बचेगा तो इन्फेक्शन का जो खतरा है इससे काफ़ी कम होगा, स्पेशली स्टाफ के लिए। ये रोबोट स्टाफ की हेल्प करने के लिए है ताकि वो जो कोरोना वार्ड के अंदर मरीजों के बार बार संपर्क में आते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा इजाद मिलेगी और इवन मरीजों के लिए भी काफ़ी बेनिफिटफुल होगा कि उन्हें टाइमली जो भी रिक्वायरमेंट मटेरियल है वो पहुंच जाएगा। क्योंकि जब भी कोरोना वार्ड के अंदर कोई भी सर्विस देने जाने तो हर किसी के मन में एक झिझक रहती है कि वहाँ पे पेशेंट तक कैसे जाया जाए, बार बार उन्हें PPE किट पहननी पड़ती है जो काफ़ी टफ होती है। इन रोबोट्स की वजह से ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। वार्ड के अंदर SSG हॉस्पिटल के अंदर दिया जाएगा और ये जो रोबोट है L&T लार्सन टर्बो हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग गुजरात CSR अथॉरिटी GCSR गुजरात उनके एसोसिएशन से यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। 6 साल पहले की गई एक छोटी सी कोशिश को इस साल बहुत बड़ी सफलता मिली है। हर साल बड़ौदा शहर से भारत की सीमा पर तैनात जवानों के लिए राखियां भेजी जाती है। इस साल करीबन 12,000 राखियों समेत शुभेच्छा संदेश सीमा पर भेजे जाएंगे। बड़ौदा शहर के एक शिक्षक और उनके छात्रों की ओर से 6 साल पहले एक नई शुरुआत की गई थी, जिसमें रक्षाबंधन के त्योहार पे देश की सीमाओं पे तैनात जवानों को राखियां भेजी जाती है। इस प्रयास की शुरुआत के पहले साल से 75 राखियां देश के जवानों को बड़ौदा की बहनों ने भेजी थी, जो समूह धीरे धीरे साल दर साल बढ़ता गया और इस साल सिर्फ शहर ही नहीं, राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, पर विदेश में बसते भारतीय बहनों ने सरहद के जवान भाइयों के लिए सुरक्षा धागा भेजने की पहल की है। इस साल करीबन 12,000 राखियां कारगिल, सियाचिन समेत गलवान सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए भेजी जाने वाली है।
देश के 28 शहर समेत दुनिया के 12 देशों से आई राखियों को इस साल देश की सीमाओं पर भेजा जाएगा। मातृभूमि की रक्षा में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना और दुआओं के रक्षा धागे से भारत माता के सिपाहियों को इस रक्षाबंधन पे देश की बहनें प्यार और स्नेह का संदेश भेजने वाली है। साथ ही में शुभकामना कार्ड और पत्र भी भेजने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बात यह है कि 2015 से ये प्रवृत्ति शुरू हुई है सिर्फ 75 राखियों के साथ, और तब मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि देशभक्ति का जो संस्कार है वो अनौपचारिक रीत्या वो बच्चों पे हो, इसलिए ये प्रवृत्ति शुरू की थी। मगर 2016 में बाकी भी लोग जुड़ गए, बड़ौदा से 2200 राखियाँ भेजी और तब से राखियाँ बड़ी मात्रा में हमें मिल रही है। अगर ये प्रवृत्ति भले बड़ौदा में शुरू हुई, मगर अब ये प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई है, क्योंकि आज की तारीख में अगर मुझे बताना है तो भारत के 8 राज्यों के 28 शहरों से मुझे राखियाँ आती है, या कुछ शहरों से मैं खुद मेरे भूतपूर्व छात्रों की मदद से या मित्रों की मदद से सरहद पर भेजता हूँ। 12 अलग अलग देशों से भी राखियाँ हमें आती है, यानी कि जो NRI बहनें हैं हमारी, उनको भी देश के प्रति या सैनिकों के प्रति कितना आदर है ये समझ में आता है। अब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, कोरोना की वजह से हमारे स्वयंसेवक जो है, विद्यार्थी है या मित्र है, राखियाँ इकट्ठा करने हम किसी के घर नहीं जा पाए, मगर फिर भी बड़ौदा के अनेक समाज है या संस्थाएं है, वो सामने से हम तक पहुँचे और उन्होंने राखियाँ हमें दी है। इतना ही नहीं, और शहरों के या और देशों में बसने वाली जो हमारी बहनें हैं, उन्होंने भी मनी ट्रांसफ़र करके हमें रिक्वेस्ट की कि इस साल भी जो परंपरा है वो कायम रहनी चाहिए और कृतज्ञता जो है वो व्यक्त होनी चाहिए। तो इसलिए इस साल हम 12,000 से भी ज़्यादा राखियाँ, जो उम्मीद नहीं थी, फिर भी 12,000 से ज़्यादा राखियाँ हम कारगिल और सियाचिन के अलावा गलवान भेज रहे हैं। જે અમને રાખડી મળે છે એને અમે 5-5ના પેકેટમાં અલગ અલગ કરીને પછી અમે આ બધી આવી રીતે મૂકીને એની પૂજા કરીએ છીએ। જેવી રીતે બેન ભાઈને રાખડી બાંધે ત્યારે એની પૂજા કરે છે, એવી રીતે અમે રાખડીની પૂજા કરીને અમે એમને મોકલીએ છીએ। ઘણા બધા સંદેશા છે એમના દીર્ઘાયુ માટે, કે પછી એમની સ્વાસ્થ્ય માટે, કે પછી જે આપણા દુશ્મન છે એમની સામે જે લડી રહ્યા છે। દુશ્મન ખાલી જે સામે બીજા દુશ્મન દેશવાસીઓ નથી હોતા, પણ ત્યાંની જે કન્ડિશન્સ હોય છે, વરસાદ, ઠંડી, ગરમી, બધા જ એમના દુશ્મન હોય છે, તો એની સામે પણ એ લડી શકે એ માટે પર પ્રાર્થના કરી છે। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। कर्नाडी के पास आए प्राचीन कुबेर भंडारी मंदिर से गुजरात राज्य समेत अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। अमावस्या के दिन कुबेर भगवान के दर्शन की महिमा मानी जाती है। इस साल अमावस्या के दिन सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक श्रद्धालु कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देश का पालन करते हुए कुबेर भगवान के दर्शन कर पाएंगे।
करनाड़ी में आए प्राचीन कुबेर भंडारी मंदिर से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, जबकि अमास के दिन कुबेर भगवान के दर्शन की महिमा मानी जाती है। तब इस अमास को कुबेर भंडारी मंदिर सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक भक्तों के लिए दर्शन हेतु खुला रखा जाने वाला है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग समेत मास्क दर्शनार्थियों के लिए अनिवार्य रहेगा। अमास के दिन दर्शन हेतु मंदिर परिसर की व्यवस्था का जायजा डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने लिया था। अमास के दिन गुजरात से बाहर के राज्य के श्रद्धालुओं के लिए विशेष ऑनलाइन लाइव दर्शन की व्यवस्था रखी गई है, जबकि राज्य के श्रद्धालु सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे में कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देश का पालन करते हुए कुबेर भंडारी मंदिर के दर्शन कर पाएंगे, पर उसमें भी ज़्यादा भक्तों की भीड़ न हो उस हेतु से लाइव दर्शन करने की अपील कुबेर भंडारी मंदिर प्रशासन और डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने की है। करनाड़ी खाते जे शास्त्रों में बतावेलू कुबेर दादाનું મંદિર છે, છેલ્લા 22 વર્ષથી હું પોતે મહિને એકવાર ત્યાં આગળ દર્શન કરવા ખાસ કરીને વદ 11ના દિવસે જાઉં છું। છેલ્લા 4 મહિનાથી કોરોનાને લીધે લોકો માટે દર્શનાર્થે આ બંધ હતું, ત્યારે અમાસ ભરવાનું મહત્ત્વ હોય, લોકો અમાસના દિવસે ત્યાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં દર્શનાર્થે આવતા હોય છે। આ અમાસે સવારે 8 થી સાંજના 6 સુધી મંદિર દર્શનાર્થે ખુલ્લું મૂકવામાં આવનાર છે, ત્યારે લોકોને તકલીફ ના પડે, સંક્રમણ ના વધે, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશથી લોકો આવે છે એમને ઓનલાઈન જ દર્શન થાય, આ બધી વ્યવસ્થાનું આજે નિરીક્ષણ કર્યું છે। અને જે તકલીફ લોકોને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ હોય એના માટે જરૂર પડે પોલીસનો સ્ટાફ પણ મૂકીને આયોજન સફળ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે। સરકારી તંત્ર સાથે ગઈકાલે સર્કિટ હાઉસમાં મિટિંગ હતી, OSD ડૉક્ટર રાવ પણ અંદર ઉપસ્થિત હતા અને ત્યારે પણ આ બાબતની ચર્ચા થઈ છે અને લોકોને ઓછામાં ઓછી તકલીફ પડે અને કોઈ સંક્રમણ ના એટલે કાયદા પ્રમાણે જે સરકારી કાયદા પ્રમાણે જે ગાઈડલાઇન છે એને અનુરૂપ રાખીને દર્શન કરવામાં આવે। ત્યાં સેનેટાઇઝિંગની ચેમ્બરો પણ બનાવવામાં આવી છે કે દરેક જણ એ ચેમ્બરમાંથી જ પસાર થાય એવું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એટલે 4 મહિનાથી જે દર્શન બંધ હતા એ ખુલવાથી ભક્તો મોટી સંખ્યામાં ત્યાં ધસારો ના કરે એના માટે પણ આપ દ્વારા વિનંતી કરું છું કે દર્શન કરવા જાઓ, જો નિયમ હોય તો જાઓ, પણ અગર એક જ દિવસે ના જતા જો આજુબાજુના દિવસે દર્શન કરવા જાઓ તો ત્યાં ધસારો ઓછો થાય અને સારી રીતે દર્શન પણ થઈ શકશે। એટલે ખાસ બીજા રાજ્યમાંથી જે આવે છે એના માટે ત્યાંના વહીવટદાર રજનીભાઈ સાથે પણ વાત થઈ છે અને એમના દ્વારા પણ એક અપીલ કરીને મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રથી આવતા લોકોને ઓનલાઈન દર્શન થાય એવી વ્યવસ્થા કરવાની સૂચના આપી છે। संजय नगर के विस्थापितों की महिला का समूह आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जिनके साथ बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आला नेता भी जुड़े थे। एक बार फिर उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय पे अपने आवासों की मांग की। अगर आने वाले दिनों में जिला कलेक्टर कार्यालय से जवाबदेही नहीं होती है तो दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने का मन ये महिलाएं बना चुकी है। संजय नगर की पीड़ित महिलाओं का समूह आज बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां कलेक्टर से अपने आवासों की मांग के साथ 325 स्क्वायर फुट से ज़्यादा के मकान देने की मांग इन महिलाओं ने की। पालिका प्रशासन खुद ये आवासों का निर्माण करे और वो भी जल्द करे, ऐसी मांग की गई है। अगर 2 दिन में जिला कलेक्टर कार्यालय से जवाबदेही नहीं होती है तो आने वाले दिनों में ये सभी महिलाएं दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने का मन बना चुकी है। हम हमारा हक मांगते, बंद करो। આજે કલેક્ટર કચેરી પર આવ્યા છે। વારસા સંજયનગરના તમામ લેડીઝો આવી છે, મહિલાઓ પોતાનું ઘર માટે રજૂઆત કરવા કે જે નાનું મકાન આપી રહ્યા છો તેની જગ્યાએ મોટું પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના મકાનની વાત થઈ હતી અને પીપીપી ધોરણ ફ્લેટ ટાઈપ આવાસ બનાવી રહ્યા છે 325 સ્ક્વેર ફૂટનું, તે અમને સ્વીકાર નથી। એની જગ્યાએ મોટું મકાન માંગી રહ્યા છે અમે લોકો। ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આપ્યું છે આવેદનપત્ર અત્યારે અને 2 દિવસ એમના જવાબની રાહ જોઈશું
2 દિવસમાં જવાબ નહીં આવે તો પછી દિલ્હી જઈશું प्रधानमंत्री पास। संजय नगर के विस्थापितों को 3 साल की अवधि खत्म होने के बाद भी अपना आशियाना नहीं मिला, जबकि इस पूरी योजना में पालिका ने भ्रष्टाचार किए होने के आरोप शहर कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। शहर भाजपा प्रमुख ने खुद म्यूनिसिपल कमिश्नर को इस मुद्दे पर जागरूक किया, उसके बाद भी अभी तक संजय नगर के काम में कोई तेजी नहीं आई है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार तक इस भ्रष्टाचार में शामिल होने की बात कही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल ने मीडिया से बात की थी। संजय नगर की बात आवे એટલે પહેલી વાત એ વડોદરા શહેરની 21 લાખ જનતાને ખબર છે સંજય નગર એટલે 2000 કરોડનું પ્રધાનમંત્રી આવાસના નામે ચાલતું મોટામાં મોટું કમ્પાઉન્ડ 3 વર્ષ થઈ ગયા, બિલ્ડરની સમય મર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ, તેમ છતાં બિલ્ડરને કોન્ટ્રાક્ટ કેન્સલ કરવામાં નથી આવતો। કોર્પોરેશનની તિજોરીમાં 1 રૂપિયાનો ફાયદો નથી, તેમ છતાં કોર્પોરેશન જાતે પ્રોજેક્ટ નથી કરતું। મકાન તોડતી વખતે લોકોને એવું કીધું કે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના છે, તમને સારા મકાનો મળશે। આજે એક પરિવારમાં 10-10 લોકો રહેતા હોય અને એમને 350 ફૂટનું મકાન આપે તો કેટલો ન્યાય છે? આજે તમે કોર્પોરેશનને કોઈ ફાયદો ના થતો હોય, ગરીબ વર્ગોને મધ્યમ વર્ગોને શ્વાસ ઊંધાય એવા મકાનો આપે તો આજે 2000 કરોડના ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવે। ગુજરાતની સરકાર તો બેરૂમૂંગી થઈ ગઈ છે, પણ સાથે સાથે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે વડોદરાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં માત્ર ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, પ્રૂવ થઈ ગયું છે। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ રંજનબેન અને એમપી પણ છે, એ જાતે કમિશનરશ્રીને કહેતા હોય કે આ પ્રોજેક્ટ 3 વર્ષમાં પૂરો નથી થયો, બિલ્ડર નથી પૂરી કરી શકવાનો, તો કોર્પોરેશન જાતે પ્રોજેક્ટ કરીને કોર્પોરેશનની તિજોરી ભરીને લાભાર્થીઓને સપનાનું ઘર મળે, તેમ છતાં કોઈ નિર્ણય લેવામાં નથી આવતો। એનો મતલબ એ છે કે આ સંજયનગરનું ભ્રષ્ટાચાર ગુજરાત સરકાર સુધીને પહોંચેલું છે। એટલા માટે નક્કી કર્યું છે કે આ સંજયનગરના લોકો હવે એક અવાજ ઉઠાવે છે, ચલો દિલ્હી। बड़ौदा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम ने वार्ड नंबर 11 में टीपी रास्ते में आते अवैध अतिक्रमण आज हटाए थे। इस पूरी कार्यवाही के दौरान जमीन मिलकत शाखा समेत लक्ष्मीपुरा पुलिस की टीम भी उनके साथ रही थी। बड़ौदा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम ने वार्ड नंबर 11 में टीपी रास्ते के बीच में आते अतिक्रमण हटाए थे, जिसमें कंपाउंड वॉल समेत फेंसिंग के अवैध दबाण दूर किए गए। 3 किलोमीटर के रास्ते को चौड़ा करने में आते खेतों की फेंसिंग समेत के अवरोध जेसीबी के जरिए हटाए गए थे। इस कार्यवाही में लक्ष्मीपुरा पुलिस समेत जमीन मिलकत शाखा समेत की टीमों को साथ में रखा गया था। आज रोज वडोदरा महानगरपालिकाना पश्चिम जोन में समाविष्ट वहीवटी वोर्ड नंबर 11 विस्तार में आवेल गोत्री गामना मुसद्दारूप नगर रत्न योजना नंबर 8 राज्य सरकार में गेजेट थी मंजूर थयेल होय कपात लेवल में आता तेमज अनधिकृत दबाणों दूर करवानो प्रोग्राम बनायेलो अने जेमां कंपाउंड वॉल फेंसिंग तारनी वाड़ तथा एक ओरडी अने झाड़ी झाखरा वगैरह दूर करवानो प्रोग्राम बनेल होय। लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशननो स्टाफ जमीन मिलकत टीपीनो स्टाफ तेमज वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फायर ब्रिगेड अने दबाण शाखानो स्टाफ साथे राखीने आज रोज आ प्रोग्राम अत्यारे चालू करेल छे अने लगभग 2 થી 3 किलोमीटर जेटली फेंसिंग ने खेतरों में छे ए दूर करवानी कामगीरी स्टार्ट करेल छे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है।
बड़ौदा शहर के नेत्रहीन नागरिकों ने राज्य सरकार से बेरोजगारी भत्ते की मांग की है। निसहाय मानव कल्याण संघ की ओर से इन नेत्रहीन नागरिकों को रोजगारी हेतु अपील की गई है। निसहाय मानव कल्याण संघ की ओर से आज नेत्रहीन नागरिकों ने सरकार से सहायता की मांग की। कोरोना काल में रोजगार बंद होने में प्रभावित एक तबका ये नेत्रहीन भी है। तब स्थानिक प्रशासन या फिर राज्य सरकार ने इनकी सहायता हेतु कोई विशेष घोषणा नहीं की है। किसी भी सामाजिक संस्थाएं भी इनकी मदद हेतु आगे नहीं आई है। तब निसहाय मानव कल्याण संघ जो नेत्रहीन नागरिकों का समूह है, उन्होंने आज सरकार से बेरोजगारी भत्ते की सहायता हेतु मांग की है। कोरोना काल में आंखों से नहीं देख सकते इन नागरिकों को रोजगारी देने भी कोई तैयार नहीं है। तब राशन किट के साथ राज्य सरकार रोजगारी हेतु कोई कदम उठाए, ऐसी मांग इन नेत्रहीन नागरिकों ने की है। સૌ પ્રથમ તો સરકારને એવું પૂછીશું કે બ્લાઇન્ડ લોકોનું સરકારની અંદર માન છે કે નહીં, કારણ કે જો માન હોય તો અત્યારે એમના ગમે તે રીતે એમને કદાચ કોઈ ને કોઈ રીતે મદદ કરી હોત। અત્યારે પણ ગવર્મેન્ટ તરફથી કોઈ પણ જાતની મદદ અમને મળી એવું લાગ્યું નથી। જેમ કે અત્યારે સમાજની અંદર સામાજિક લોકો આગળ આવે છે તો એની કરતાં તો જવાબદારી એવી છે કે ગવર્મેન્ટ આગળ આવવા જોઈએ। ક્યાં ગવર્મેન્ટને કોઈ એક પણ માણસ દેખાતો નથી। જેમ કે આપણે એક પણ વ્યક્તિ, જેમ કે કોર્પોરેટર છે, ધારાસભ્ય છે, એક પણ વ્યક્તિ હજુ દેખાતો નથી। એની અંદર એવું છે કે દરેક બ્લાઇન્ડ લોકોને રોજગારી હોવી જોઈએ। હવે રોજગારી અત્યારે બંધ છે, લોકડાઉનની કારણે ગલ્લા બંધ થશે, પછી ગલ્લા બંધ થશે તો હવે જો બ્લાઇન્ડ લોકો કમાતા જ નથી તો શું ખાશે? બેરોજગારી ભથ્થું તો કાયદેસર હોવું જોઈએ, કારણ કે કમસે કમ વધારે નહીં તો 2 થી 3 આજે ગવર્મેન્ટ આપણને શું આપે છે? ચોખા ઘઉં અને ચણા આપે છે। આ ચોખા ઘઉં અને ચણા શું બાફીને જ ખાવાનું? बड़ौदा शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मास्क को अनिवार्य किया गया है और अब बीते दिनों से मास्क नहीं पहनने वाले नागरिकों से तगड़ा जुर्माना भी वसूला जा रहा है। तब आम जनता में से ही कुछ नागरिकों ने मास्क की अहमियत समझाने के लिए एक नया प्रयास किया है। शहर के विभिन्न विस्तारों में वो खड़े रहकर नागरिकों को मास्क वितरित कर रहे हैं। बड़ौदा महानगर पालिका प्रशासन ने कोरोना संक्रमण रोकने मास्क को अनिवार्य किया है और बीते दिनों मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना जो वसूला जाता था उसे भी बढ़ाया है। तब आज इन्हीं आम जनता में से कुछ गुने चुने नागरिकों ने रास्तों पर मास्क बगैर के लोगों को मास्क वितरित किए। करीबन 300 मास्क आज वितरित किए गए थे। इन नागरिकों के अनुसार मास्क की अहमियत नागरिकों में मास्क बांट कर लानी चाहिए, जबकि तगड़ा जुर्माना लगाने से नागरिकों के आर्थिक बोझ में बढ़ोतरी होती है। तब ये नागरिक शहर के विभिन्न जगहों पर हर रोज खड़े रहकर रास्तों पर मास्क वितरित करने वाले हैं। मास्क वितरण को संस्थाने अमे व्यक्तिगत लोग मानवतानो धर्म निभाई रहा है અને માસ્ક વિતરણનો પ્રોગ્રામ એટલે કરીએ છીએ કારણ કે સરકાર આગળ જાઓ તો 500 રૂપિયા દંડ લે છે। આ 500 રૂપિયા દંડ એમને ના ભરવો પડે, 500 રૂપિયા એમને દંડ ના ભરવો પડે અને સરકારને પણ અમે કહેવા માગીએ છીએ કે આ દંડ ના લો, 50 રૂપિયા લઈ અને આવું એક માસ્ક આપી દો। માસ્ક વગર ફરશે એ વધારે રોગચાળો ફેલાશે, એટલે માસ્ક ઉપર દંડ ના હોવો જોઈએ। એટલા માટે અમે આ માનવતાનો ધર્મ નિભાવ્યો છે કે જેની પાસે નથી તેને અમે ફ્રી વિતરણ કરી રહ્યા છે। અત્યાર સુધીમાં 300 ઉપર તો વેચાઈ ગયા છે। અમે દરેક 4 રસ્તાએ જઈશું રોજ અને આવી રીતના આપવાના છે। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने आज रावपुरा विधानसभा में आते वार्ड प्रमुखों को हैंड सैनिटाइजर के टेट्रा पैक वितरित किए थे। विभिन्न वार्ड में कार्य करते कार्यकर्ताओं को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए ये प्रयास किया गया था। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने आज बड़ौदा के विभिन्न वार्ड कार्यकर्ताओं को कोरोना संक्रमण से बचाने एक प्रयास किया, जिसमें रावपुरा विधानसभा क्षेत्र में आते वार्ड के प्रमुखों को हैंड सैनिटाइजर के टेट्रा पैक दिए गए। करीबन 20,000 से ज़्यादा हैंड सैनिटाइजर के टेट्रा पैक आज वितरित किए गए। राजेंद्र त्रिवेदी फैन क्लब के सदस्य समेत वार्ड प्रमुखों के जरिए विभिन्न वार्ड में नागरिकों की सेवा कर रहे कार्यकर्ताओं को कोरोना संक्रमण से बचाने ये प्रयास किया गया। बड़ौदा में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच विभिन्न वार्ड के वार्ड कार्यकर्ता लगातार नागरिकों के प्रश्न हल करने प्रयास कर रहे हैं। तब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इन कार्यकर्ताओं की कोरोना सुरक्षा हेतु पहल की गई थी। कि कोरोना महामारी समग्र देश में है
રાવપુરા વિધાનસભાના વોર્ડના તમામ કાર્યકર્તાઓ, એમાં રાજકીય પક્ષના ભાજપના કાર્યકર્તાઓ વિશેષ કરીને, અને રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી ફેન ક્લબના મિત્રો, આ બધા સામૂહિક રીતે ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર ખૂબ કામ કરી રહ્યા છે. અને એને લીધે અમારા 20 કાર્યકર્તાઓના ટેસ્ટ પણ કરવા પડેલા. 20માંથી 9 જણા કોરોના પોઝિટિવ આવેલા, એમાંથી બધા હેમખેમ બહાર નીકળી ગયા છે. એક લાડવાડાના અમારા ભાઈ કે જે જમવાનું બનાવતા હતા અને 12 દિવસ સુધી જે 1,20,000 માણસોને જમાડ્યા અમે સવાર સાંજ ગરમ ગરમ, અને 100 ટિફિનથી બધાને જમવાનું પહોંચાડતા હતા, એ ભાઈ કે જેમના વાસણો પોતે લાવેલા, જમવાનું બનાવવાનું કામ કરતા હતા, ફ્રી હતા, ફ્રી સેવા આપતા હતા, એ લોકડાઉન છૂટી ગયા પછી હમણાં એને કોરોના લાગ્યો અને હમણાં એ ગુજરી ગયા છે. પરંતુ લોકસેવા અટકી નથી. અમારા બધા જ કાર્યકર્તાઓ ખૂબ દોડી રહ્યા છે. અને આજે આ યસ કરીને જે સેનિટાઈઝર છે, કેમ કે બોટલ લઈને ફરવાનું ફાવતું નથી હોતું, એટલે એના જે પાઉચ આવ્યા છે, 20,000 પાઉચ અમે લાવ્યા છે. અને આ દરેક વોર્ડના પ્રમુખોને અમે આપવાના છે, કાઉન્સિલરને આપવાના છે. વોર્ડ નંબર 16માં કાઉન્સિલર નથી, જે કંઈ કાઉન્સિલર છે પણ એ લોકો કોંગ્રેસના મિત્રો છે, કદાચ એ આવે નહીં, પરંતુ તેમાંય ત્યાંના જે કાર્યકર્તાઓ છે, મુખ્ય કાર્યકર્તા, એ બધાને અમે આ આપવાના છે. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सयाजी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रोबोट करेंगे स्वास्थ्य कर्मियों की मदद। L&T कंपनी ने मेक इन इंडिया के तहत बनाए रोबोट। रक्षाबंधन पे इस साल 12,000 राखियां पहुंचेंगी भारत की सरहद पर। दुनिया के 12 देशों से जवानों के लिए भारतीय बहनों ने भेजा स्नेह संदेश। इस अमावस्या कुबेर भंडारी मंदिर के दर्शन सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कर पाएंगे श्रद्धालु। कोरोना संक्रमण बचाव के निर्देशों का जायजा लेते डभोई के विधायक शैलेश मेहता। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।